हम लोग कल जो पढ़े हैं एक बार फिर से देख लें। पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे बजट, और बजट में कुछ टेक्निकल वर्ड हम लोग देखे थे। जैसे क्या क्या वर्ड देख लिए थे बताइए। हम लोग राजस्व प्राप्ति देख लिए थे, पूंजीगत प्राप्ति देखे थे, राजस्व व्यय भी देखे थे और पूंजीगत व्यय भी देखे थे। और हम लोग राजस्व घाटा क्या है इस पर भी डिस्कस कर लिए थे। ठीक, कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ के हम लोग आज का क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चन पहले पूछा जाए, बताइए। क्वेश्चन ये है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कितना बार प्रस्तुत किया? बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 112। बजट प्रस्तुत करने के कितना दिन के अंदर बजट को पारित करना होता है? 70 दिन के अंदर। सब बताइएगा, 2017-18 का जो बजट है उसमें दो परिवर्तन किया गया, दो मूलभूत परिवर्तन हुआ। आपको दोनों परिवर्तन बताना है। रेल विभाग का बजट का विलय कर दिया गया आम बजट में, और दूसरा बजट प्रस्तुत किया जाता था कब? 2017-18 से कब शुरू किया गया? एक क्वेश्चन है, पहले बजट शाम में 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। कब से 11 बजे बजट प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हुई? 1999। वित्त मंत्री उस समय कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। देखिए, आज हम लोग बजट के कुछ प्रकारों पर चर्चा करेंगे और कुछ टेक्निकल वर्ड पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज अपने क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। एक टेक्निकल वर्ड है बजट में, उसको हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहते हैं? गोल्डन रूल। सुने क्या? ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद जब जितने भी टेक्निकल वर्ड हैं बजट के, जब हम लोग समझ लेंगे तो समझने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो इस बार जो बजट आया है 2021 का, इस बजट के मुख्य मुख्य बिंदुओं को भी हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि ये गोल्डन रूल क्या है, स्वर्ण नियम क्या है बजट का। एक बात बताइए, सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है, सरकार कर्ज लेती है, और सरकार जो कर्ज लेती है उस कर्ज का प्रयोग राजस्व व्यय करने के लिए भी कर्ज लेती है सरकार, और पूंजीगत व्यय करने के लिए भी सरकार कर्ज लेती है। बात सही है कि नहीं? हम लोग पिछले क्लास में पूंजीगत व्यय क्या है, राजस्व व्यय क्या है, ये समझे थे। लेकिन एक बार आपको फिर से हम समझा देना चाहते हैं। पूंजीगत व्यय का मतलब था सरकार के वैसे खर्च जिसमें खर्च तो होता है लेकिन सरकार की परिसंपत्तियां, सरकार की संपत्तियां बढ़ जाती है। पूंजीगत व्यय को कैसे पहचानते थे? तो वैसा खर्च जिसे खर्च हुआ लेकिन सरकार की संपत्तियों में वृद्धि हो जाता था। नहीं था ना? और दूसरी बात भी हम लोग देखे थे कि पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय है जिसमें सरकार के जिम्मेदारियों में कमी होता था। पूंजीगत व्यय को पहचानने का दो तरीका था। क्या क्या तरीका था बोलिए? पहला तरीका था कि सरकार की परिसंपत्तियां या सरकार का एसेट्स बढ़ता था और सरकार की जिम्मेदारी घट जाता था। उस तरह के खर्च को हम लोग पूंजीगत व्यय कहते थे। क्लियर? एग्जाम्पल से भी हम लोग देखे थे। एग्जाम्पल क्या था? जैसे मान लीजिए सरकार कोई नई फैक्ट्री खोलने के ऊपर खर्च करती है, तो खर्च तो हो रहा है लेकिन सरकार की संपत्ति बढ़ रहा है कि नहीं? अगर मान लीजिए आप होटल बनाने के ऊपर खर्च किए, खर्च हुआ लेकिन आपकी संपत्ति क्या हो गया? बढ़ गया। तो पूंजीगत व्यय का मतलब हम देखे थे वैसा खर्च जिसमें सरकार की संपत्तियां बढ़ जाती है
और सरकार की जिम्मेदारियां घट जाती है। जिम्मेदारी घटने का भी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे कि मान लीजिए सरकार कर्ज ले ली थी, लिए गए कर्ज को लौटाने के ऊपर जब सरकार खर्च करेगी तो बताइए इससे सरकार की जिम्मेदारी घटेगा कि नहीं? तो पूंजीगत व्यय आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए। गोल्डन रूल का मतलब ये होता है कि सरकार यदि कर्ज ले तो कर्ज सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले या पूंजीगत व्यय करने के लिए ले। अपना रोजाना जो खर्च है सरकार का, दिन प्रतिदिन का जो सरकार का खर्च है, वो खर्च चलाने के लिए सरकार कर्ज नहीं ले। लोक नीति का, जैसे जो लोक नीति का जो ये नियम है, ये कहलाता है गोल्डन रूल। बोलिए समझ में आया? एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, उसके बाद आप लोगों से पूछेंगे। गोल्डन रूल का मतलब ये हम लोग देखे कि सरकार कर्ज ले तो किस लिए ले? पूंजीगत व्यय करने के लिए सरकार अगर कर्ज लेती है, अपना दिन प्रतिदिन का काम चलाने के लिए अगर सरकार कर्ज नहीं लेती है, तो इसे हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल या स्वर्ण नियम। समझे बात? देखिए ये बात और स्पष्ट आपको होगा जब दोनों व्यय आप जानते रहिएगा। एक पूंजीगत व्यय और दूसरा खर्च क्या है सरकार का? राजस्व व्यय। हम लोग राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में स्पष्ट अंतर जानते हैं। पूंजीगत व्यय क्या था जी? तो पूंजीगत व्यय वैसा खर्च था जिसमें खर्च होता है और सरकार की संपत्ति बढ़ जाती है और सरकार की जिम्मेदारी घट जाती है। कौन सा खर्च कहलाएगा? पूंजीगत व्यय। एग्जाम्पल क्या लिए थे हम लोग? एग्जाम्पल लिए थे सरकार कोई नया फैक्ट्री खोलने के ऊपर खर्च करती है, सरकार भूमि अधिग्रहण के ऊपर अगर खर्च करती है तो इससे सरकार की संपत्तियों में वृद्धि होता है। तो ये पूंजीगत व्यय है कि नहीं? अब राजस्व व्यय का मतलब हम लोग देखे थे कि राजस्व व्यय वैसा व्यय है, वैसा खर्च है जिससे सरकार की जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सरकार पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन देती है, सरकार वेतन देती है, सरकार सुरक्षा और प्रतिरक्षा के ऊपर खर्च करती है, स्कॉलरशिप देती है। ये इस तरह का खर्च है जिससे सरकार की जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं होता है। क्लियर? तो इस तरह के खर्च को हम लोग कहते हैं राजस्व व्यय। हम लोग गोल्डन रूल का मतलब देखे कि अगर सरकार कर्ज ले, सार्वजनिक ऋण ले और उस सार्वजनिक ऋण का प्रयोग वह इन्वेस्टमेंट करने में करे, पूंजीगत व्यय करने में करे, राजस्व व्यय करने में नहीं करे, तो इसे हम लोग कहेंगे गोल्डन रूल या स्वर्ण नियम। क्लियर? पूछा जाए? सब लोग बता सकते हैं? एक बार फिर से रिपीट करें। अच्छा चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आफ्ताब बोला ना, तो आफ्ताब रिपीट करने के बाद तुम्हें से पूछेंगे यार। हम लोग देखे कि सरकार यदि ऋण ले, सरकार यदि कर्ज ले और उस कर्ज का प्रयोग वह पूंजीगत व्यय करने में करे। पूंजीगत व्यय का एग्जाम्पल हम लोग क्या देखे? भूमि अधिग्रहण करना, नया फैक्ट्री खोलना, नया मशीन खरीदना। अगर इस तरह का सरकार खर्च करती है तो इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल। ठीक? स्वर्ण नियम। बताओ आप क्या है गोल्डन रूल? सर अगर मतलब सरकार जब भी कोई खर्च करती है उसमें उसका कोई प्रॉफिट। हम लोग देखिए सरकार अगर कर्ज ली और उस कर्ज का प्रयोग वह राजस्व व्यय में नहीं की, उस कर्ज का प्रयोग यदि पूंजीगत व्यय में की, तो इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल। क्लियर? देखिए सब लोग तैयार रहिएगा। ठीक है? हर बार किसी न किसी से क्वेश्चन हम पूछेंगे। ठीक? अब हम लोग गोल्डन रूल को समझ लिए। अब देखिए कुछ वर्ड पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक बजट है, बजट का एक प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं जीरो बेस बजट, शून्य आधारित बजट, या इसी को हम लोग ZBB भी कहते हैं।
जेबीबी, क्या मतलब है जेबीबी का? जेबीबी, जीरो बेस्ड बजट। ठीक, पहले बात समझिएगा, बहुत आसान चीज है, तुरंत आपको समझ में भी आ जाएगा कि जीरो बेस्ड बजट है क्या। एक बात बताइए आप लोग, आज सरकार का जो व्यय है वो लगातार बढ़ रहा है कि नहीं? सरकार के खर्चों में निरंतर वृद्धि होते जा रहा है। आज से 50 साल पहले सरकार का खर्च और आज सरकार के खर्च को आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि हजारों गुना वृद्धि हो गया है। सरकार के खर्चों में, सार्वजनिक व्यय में हजार गुना वृद्धि हो गया है। तो सबसे पहले आप लोगों से तो हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार का जो सार्वजनिक व्यय है ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं जी? जैसे सार्वजनिक व्यय का बढ़ना दुनिया के सभी अर्थशास्त्रियों के लिए चिंता का विषय है। दुनिया के सभी देश के अर्थशास्त्री इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि सरकार के खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो गया है, अप्रत्याशित वृद्धि हो गया है। और सार्वजनिक व्यय के बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। आप लोग भी बहुत सारा कारण बता सकते हैं। बताइए, जनसंख्या का बढ़ना कारण नहीं हो सकता है जी? 50 साल पहले भारत की जनसंख्या और आज भारत की जनसंख्या में अंतर नहीं है, तो जनसंख्या बढ़ेगा तो सरकार का उत्तरदायित्व भी तो बढ़ेगा। तो जनसंख्या की बढ़ने की वजह से सार्वजनिक व्यय बढ़ा होगा। और 2-3 कारण आप लोग बताइए। जनसंख्या का बढ़ना एक कारण हम लोग देखें, आधारभूत संरचनाओं पर सरकार का जो खर्च है वो भी बढ़ गया है, ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, युद्ध भी हो सकता है कारण कि नहीं? कि सुरक्षा बजट जो है भारत का वो बढ़ा है। हम लोग देखे हैं कि 62 में चाइना के साथ युद्ध देखे, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध देखे, 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध देखे, 99 में कारगिल युद्ध देखे। हाल फिलहाल में चाइना के साथ किस तरह के रिलेशन है आप लोग जानते हैं। कई बार ऐसा लगा कि अब चाइना और भारत आमने सामने एकदम युद्ध का सामना करेंगे, नहीं लगा? तो युद्ध को भी लेकर के जो हम लोगों का सुरक्षा बजट है उसमें वृद्धि हुआ है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण सार्वजनिक व्यय बढ़ा है। लेकिन सार्वजनिक व्यय के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जैसे जो काम हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग घर बना रहे हैं तो 10 लाख रुपया में हम लोग घर बना लेते हैं, लेकिन वही काम अगर सरकार को करना पड़े तो उसको 20 लाख रुपया लग जाती है। ऐसा नहीं हो रहा है? तो सरकार का सार्वजनिक व्यय बढ़ने का एक कारण नहीं हो सकता है? मतलब मितव्ययी तरीके से सरकार खर्च नहीं कर पा रही है, या समझिए कि सरकार का जो खर्च करने का जो सिस्टम है वो सही नहीं है। तो सार्वजनिक व्यय में जो बेतहाशा वृद्धि हुआ है उस वृद्धि को रोकने के लिए एक बजट का कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग कहते हैं जीरो बेस्ड बजट सिस्टम। क्लियर? शून्य आधारित बजट। तो शून्य आधारित बजट के बारे में एक लाइन में आपके दिमाग में बात आ गया होगा कि शून्य आधारित बजट क्या है। तो जो सार्वजनिक व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ है उस वृद्धि को रोकने के लिए सरकार एक बजट का निर्माण कर रही है, या जिस बजट को हम लोग कहते हैं जीरो बेस्ड बजट सिस्टम, शून्य आधारित बजट। क्लियर? देखिए, हम लोग सरकार की बात नहीं करेंगे, हम लोग देश की भी बात नहीं कीजिए, हम लोग अपने घर परिवार की बात कीजिए। हम लोग जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को समझने के पहले अपने घर परिवार से अपनी बात को शुरू करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपको हर महीना जो जेब खर्च दे रहे हैं, आपको जो पैकेट मनी दे रहे हैं, पैकेट मनी देने का उनका आधार क्या रहता है? अगर हर महीना 4000 रुपया आपको दे रहे हैं तो अगले महीना में भी वो 4000 रुपया देंगे। क्यों अगले महीना में भी वो 4000 रुपया क्यों देंगे? तो देखते हैं कि पिछला महीना में उसको कितना दिए थे, उसके पहले कितना दिए थे, उसके पहले कितना दिए थे। इस आधार पर आपको इस महीने में भी 4000 रुपया मिल गया। बात सही है कि नहीं?
सरकार भी लगभग इसी तरह से काम कर रही है, सरकार भी इसी तरह से बजट बना रही है। किसी मद में कितना खर्च होगा इसका आंकड़ा सरकार कहां से लाती है? तो देखते हैं कि पिछले बजट में उस मद में हम कितना खर्च किए थे, फिर देखते हैं कि उसके पहले वाले बजट में उस मद में हम कितना खर्च किए थे। तो सरकार को लगता है कि लगभग उसी के आसपास उस मद में अगले बजट में भी खर्च होना चाहिए। बात सही है कि नहीं? हम लोग इसी तरीके से व्यय का डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन जीरो बेस्ड बजट सिस्टम कहता है कि नहीं, ये तरीका सही नहीं है, ये पैटर्न बिल्कुल गलत है। कुछ तर्क दिया गया अर्थशास्त्रियों के द्वारा। क्या क्या तर्क था? जैसे मान लीजिए इस महीना में आपको जेब मनी, पैकेट मनी 10,000 रुपया मिला, ठीक, तो अगले महीना में आपका 2,000 में भी काम चल सकता है। अगर नए सिरे से अगर विचार किया जाएगा कि अगले महीने में कितना खर्च होगा, हो सकता है कि इस महीना आप ट्यूशन फी दिए होंगे, ठीक है, तो अगले महीना हो सकता है आपको ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो अगर आपके पेरेंट्स ये देख लें कि इस महीना में अगर आप बुक खरीद रहे थे, ठीक है, जेपीएससी के लिए सारी किताबों को आप इस महीना में खरीद लिए, तो अगले महीना भी खरीदिएगा? अगला महीना खरीदने की जरूरत नहीं है। तो जीरो बेस्ड बजट सिस्टम वही है कि हर मद को फिर से विचार करना, ठीक है, नए सिरे से विचार करना, ये है जीरो बेस्ड बजट सिस्टम। क्लियर? अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि कोई आदमी, कोई फैमिली जब खर्च करता है, तो खर्च करने के पहले 3 बात तो जरूर सोचता है। क्या क्या सोचता है? सबसे पहला बात तो उसके दिमाग में ये आता है कि हमें क्या खर्च करना चाहिए। हम लोग पहले ये सोचते हैं क्या हम लोगों को खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जरूरत है या नहीं, ये बात सोचते हैं कि नहीं? दूसरा बात हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए ठीक है खर्च करना ही चाहिए तो कितना खर्च करना चाहिए, सोचते हैं। और तीसरा बात ये सोचते हैं कि हमें कहाँ खर्च करना चाहिए। 3 सवाल जब खर्च करना होता है तो 3 सवाल हम लोगों के दिमाग में आता है। क्या क्या सवाल? पहला तो कि खर्च करना चाहिए या नहीं, अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, और अगर कितना वाला भी डिसीजन हो गया तो कहां खर्च करना चाहिए। ठीक, जीरो बेस्ड बजट सिस्टम भी ये 3 बातों को लेकर चलता है। कौन कौन सी बात? खर्च करना चाहिए कि नहीं, खर्च करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, और कहां खर्च करना चाहिए। ठीक, अब देखिए जीरो बेस्ड बजट सिस्टम से अलग अलग टाइम में कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते रहे हैं उन प्रश्नों को हम छांट के भी लाए हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जीरो बेस्ड बजट सिस्टम के प्रवर्तक कौन हैं, बताइए। अगर जानकारी है तो बताइए। जीरो बेस्ड बजट सिस्टम के बारे में सबसे पहले पीटर ए पायर ने बताया। पीटर पायर ने बताया 1970 में। कब? तो इसके प्रवर्तक कौन है? पीटर ए पायर। क्लियर? कब बताए थे? लेकिन एक बात, कौन कब बताए? 1970। कौन बताए? इसके प्रवर्तक कौन माने गए? पीटर ए पायर। पीटर पायर भी आप कह सकते हैं। कब? 1970 में। अगर जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को दुनिया में अपनाने वाला अगर पहले देश की बात को, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जीरो बेस्ड बजट सबसे पहले कहां अपनाया गया, तो यूएसए में सही जवाब है आपका कि सबसे पहले अमेरिका में जीरो बेस्ड बजट को अपनाया गया था। एक सवाल और बनता है कि जेडबीबी के विकास का श्रेय किन्हें दिया जाता है। तो हम लोग प्रवर्तक में देखे पीटर पायर, लेकिन इसके विकास में हिल्टन यंग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। किनकी? हिल्टन यंग। आप लोग सब लोग हिल्टन यंग से परिचित होंगे। जब भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई के स्थापना की बात आप लोग कीजिए तो
तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर हुई थी। किस समिति के सिफारिश पर? कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। तो हिल्टन का नाम सुने हुए हैं? हिल्टन यंग आरबीआई के नेशनलाइजेशन में उनकी बड़ी भूमिका थी। जब समिति की बात हो गई तो थोड़ा सा पीछे भी कुछ पूछ लेना चाहिए। हम समिति बोलेंगे और आपको बताना रहेगा कि उस समिति के सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुआ। तैयार हैं आप लोग? बताइए। शिवरमन समिति, कंफर्म? नरसिम्हम समिति, नरसिम्हम समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अच्छा, एक सवाल है, नरीमन समिति अग्रणी बैंक, नरीमन समिति, नरसिम्हम समिति, हिल्टन यंग समिति, हिल्टन यंग समिति, शिवरमन समिति। हम साल बोलेंगे, आपको बैंक की स्थापना बोलना है। हम स्थापना वर्ष बोलेंगे, आपको बताना है किस बैंक की स्थापना हुआ। पूछा जाए? बताइए। 1969 कौन बैंक? लीड बैंक या अग्रणी बैंक? सही जवाब है। अच्छा बताइए। 1982 2 अक्टूबर 1975 2 अक्टूबर 1975 1 अप्रैल 1935 आरबीआई। तो समितियों से जो प्रश्न रहेंगे उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट करने का मन है हमको। कर दीजिए सर। करें? बताइए। नरीमन समिति, नरसिम्हम समिति, कौन समिति बच गया? शिवरमन समिति। क्लियर? 1982 1969 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चलिए बताइए। जेट बीवी के विकास में श्रेय किन्हें दिया जाता है? हिल्टन यंग को भी दिया जाता है और पीटर पायर को भी दिया जाता है। पीटर पायर ने इसका विकास कब किया था? जीरो बेस बजट सिस्टम क्यों बनाया जाता है? तो सरकार के बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय को रोकने के लिए। सरकार का जो सार्वजनिक व्यय अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा बजट बनाया जाता है? जीरो बेस्ड बजट। क्लियर? फिर हम लोग चर्चा किए थे कि सबसे पहले किस देश में इसे अपनाया गया? जीरो बेस्ड बजट सिस्टम के संदर्भ में हम लोग ये चर्चा कर लिए कि मितव्ययिता या किफायत। मितव्ययिता मतलब कम खर्च करना, सोच समझ के खर्च करना, इसका उद्देश्य था। किसका? किस देश में सबसे पहले अपनाए? यूएसए में अपनाए। एक बात बताइए, इसका तो बहुत सारा मेरिट हम लोग देख लिए कि जब भी हम लोग खर्च करने लगते हैं तो खर्च करने के समय ये सोचते हैं कि वहां खर्च करने से क्या उपयोगिता मिलेगा। लागत लाभ का हम लोग पूरा एनालिसिस पहले करते हैं और पूरा एनालिसिस करने के बाद हम लोग खर्च करते हैं। ठीक? लेकिन बहुत सारे चीजों में हम लोग उसका एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। जैसे पुलिस प्रशासन के ऊपर सरकार खर्च करती है, सरकार प्रतिरक्षा के ऊपर, देश के सुरक्षा के ऊपर खर्च करती है। बताइए क्या इसका आप एनालिसिस कर पाइएगा? सरकार प्रतिरक्षा के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, उसका हम लोग बहुत विश्लेषण कर नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग कई चीजों को लाभ और हानि के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। नहीं, एक मुजरिम को पकड़ने के लिए सरकार 5 करोड़ रुपया खर्च कर सकती है कि नहीं? तो उसका हम लोग एनालिसिस 5 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है इसलिए उस मुजरिम को छोड़ दिया जाए, क्या ये सही रहेगा? तो इसका हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता था देख लिए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव और बनता है। भारत के संदर्भ में
जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान को माना जाता है। ठीक है, भारत में शून्य आधारित बजट सिस्टम को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान। एक बात जान लीजिए कि राजस्थान में जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों में जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को अपनाने का पहल किया गया था 1995-96 में। कब? 1995-96 में। तो क्वेश्चन रहेगा कि भारत में सबसे पहले शून्य आधारित बजट सिस्टम को अपनाने वाला राज्य कौन है? जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को सबसे पहले कब अपनाया गया? सबसे पहले 1973 में अमेरिका का एक राज्य है, एक प्रांत है जॉर्जिया। ठीक है, वहां अपनाया गया था। कौन सा प्रांत? जॉर्जिया। और उसके गवर्नर थे जिमी कार्टर। कौन? जिमी कार्टर। 1970 में लाया गया था। 1970 में इसका कॉन्सेप्ट आया। एकदम देखिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है, एक बार रिपीट कर देते हैं। 1970 में पीटर पायर ने इसके बारे में बताया। किसके बारे में? जेपीवी के बारे में। लेकिन इसके विकास में हिल्टन यंग का भी महत्वपूर्ण रोल है। फिर हम लोग चर्चा किए कि जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को दुनिया में सबसे पहले 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में अपनाया गया और उस प्रांत के गवर्नर थे जिमी कार्टर। कौन थे? जिमी कार्टर। ये उस प्रांत में इसे लागू किए थे। फिर हम लोग भारत के संदर्भ में चर्चा किए। भारत के संदर्भ में क्या चर्चा की थी बताइए? राजस्थान में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 95-96 में किया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुनिए, शून्य आधारित बजट से कमीशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जेपीवी की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया? तो इसका जवाब है कि भारत में शून्य आधारित बजट सिस्टम की शुरुआत सरकारी क्षेत्र का एक शोध संगठन है, उसका नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या नाम है? CSIR। इसका पूरा नाम बताइए? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक, इसके द्वारा भारत में बनाया गया था शून्य आधारित बजट। तो क्वेश्चन अगर रहेगा कि भारत में जेपीवी की शुरुआत सरकारी क्षेत्र की कौन सी शोध संगठन के द्वारा किया गया? तो CSIR का फुल फॉर्म जल्दी से बता दीजिए। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। किस राज्य में भारत में पहले लागू हुआ? कब लागू हुआ? शून्य आधारित बजट सिस्टम क्यों लाया गया? सरकार के बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करने के लिए। बताइए, पीटर पायर कब इसका? 1970 में। बताइए, सबसे पहले अमेरिका में किस प्रांत में लागू हुआ था? जॉर्जिया प्रांत में। कब? 1973 में। कौन? जिमी कार्टर। कौन थे? क्लियर? अब देखिए, थोड़ा सा हमारा एक टॉपिक आज का दो टॉपिक हम आज में समाप्त कर चुके, लेकिन जैसे ही कोई टॉपिक मेरा समाप्त होता है उसके बाद थोड़ा सा हम पीछे जा करके रिवीजन करना चाहते हैं। नहीं करें? आपको बताना ये है कि कौन कहे थे कि एनडीसी सुपर कैबिनेट है? के संथानम। क्यों कहे थे? क्योंकि हम लोग यहाँ 1967 की भी बात किए थे। 1967 में एनडीसी के सदस्यों में कौन कौन बढ़ गए थे? सभी केंद्रीय मंत्री, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे उनके उपराज्यपाल जुड़ गए थे, योजना आयोग के सभी सदस्य जुड़ गए थे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य थे। ठीक, इसलिए के संथानम क्या बोले थे जी? सुपर कैबिनेट, सर्वोच्च मंत्री परिषद। फिर एक सवाल है कि के संथानम कौन थे? नहीं, वित्त आयोग का नाम सुने होंगे आप लोग। भारत में अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन हुआ है। अभी 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है।
भारत में जो दूसरा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे कौन? के संथानम। के संथानम कौन थे जी? वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्लियर? अच्छा बताइए एपीसी की स्थापना कब हुई? 1965। एपीसी का कब हुई? 1965। भारतीय खाद्य निगम का स्थापना? 1964। नरीमन समिति के सिफारिश पर किसका स्थापना? नरीमन समिति, लीड बैंक। अब बताइए 2 मिनट पहले हम लोग इतना बार रिपीट किए हैं। हाँ, कंफ्यूजन नहीं रखना है। अच्छा बताइए एक सवाल है, पूछे ना। यस सर। क्वेश्चन पूछने से तनाव में अपने ना आते हैं। नहीं सर। बताइए 3 बार योजना अवकाश हुआ। यस सर। दूसरा योजना अवकाश कब हुआ? 1978 से 80। किस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले समाप्त किया गया? 1 साल पहले किसको? 5वीं। किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार शुरू किया गया? पंचवर्षीय योजना। भारत की तीसरी औद्योगिक नीति कब बनी? 1977। तीसरी औद्योगिक नीति? 1977। पहली औद्योगिक नीति? दूसरी औद्योगिक नीति? छठी औद्योगिक नीति? 5वीं औद्योगिक नीति? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया था? तो भारत के प्रथम औद्योगिक नीति में किया गया था। बताइए मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ? 1949 में। कब हुआ? 1949। दूसरी बार कब हुआ? 1966। तीसरी बार कब हुआ? 1991। गोल्डन रूल किसे कहते हैं? ये सार्वजनिक सरकार कर्ज ले, लेकिन कर्ज लेकर जो निवेश करे, वो पूंजीगत व्यय करे, वो राजस्व व्यय नहीं करे, अपना रोजमर्रा का खर्च नहीं चलाए, इसको हम लोग गोल्डन रूल कहते हैं। क्लियर? एकदम दिमाग में बैठ गया है। गोल्डन रूल से क्वेश्चन रहेगा तो कर लीजिएगा। मतलब रोज का जरूरत। हाँ बोलो। जो सरकार जो लोन लेता है ना वो किससे लेता है? बहुत अच्छा सवाल है, तो इसी तरह से वीडियो में क्वेश्चन पूछा करो। सुनिए जैसे इसका सवाल था, सुन लीजिए बात, महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकार कर्ज किससे लेती है। तो एक बात जानिए कि सरकार हम लोगों से भी कर्ज लेती है, ठीक है? हम लोग भी सरकार को कर्ज देते हैं। तो कैसे कर्ज देते हैं? सुनिए, टैक्स देते हैं तो कर्ज थोड़ी है। हम लोगों से सरकार कैसे कर्ज लेती है? तो कर्ज लेने के लिए सरकार बॉन्ड जारी करती है, ठीक? सरकार को जब कर्ज लेना रहता है आम लोगों से तो सरकार बॉन्ड जारी करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डाकघर किसका है? सरकार का है ना? सर अभी आप किसान विकास पत्र खरीदते हैं तो किसान विकास पत्र भी एक बॉन्ड है। आप NSC खरीदते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं, डाकघर जारी करता है। किसान विकास पत्र में आप पैसा रखेंगे तो एक निश्चित समय के बाद वो डबल हो जाएगा। तो ये भी जब आप किसान विकास पत्र खरीद रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सरकार को कर्ज दे रहे हैं, ठीक है? तो सरकार आम लोगों से भी कर्ज ले सकती है, सरकार RBI से भी कर्ज ले सकती है, कॉमर्शियल बैंकों से भी कर्ज ले सकती है। और एक बात जानिए, यहाँ जब बात कर्ज की हुई तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अगर सरकार कर्ज ले रही है या कर्ज के माध्यम से आय अर्जित कर रही है तो ये सरकार की आय का कैसा स्रोत है? ऑप्शन हम देते हैं, राजस्व प्राप्ति का स्रोत है, पूंजीगत प्राप्ति का स्रोत है, A और B दोनों है, इनमें से कोई नहीं। पूंजीगत प्राप्ति का स्रोत है, एकदम सही। पूंजीगत प्राप्ति क्या है? तो हम लोग चर्चा किए थे कल कि पूंजीगत प्राप्ति इनकम का एक ऐसा स्रोत है जिससे आय तो मिलेगा लेकिन हमारी जवाबदेही बढ़ जाएगी, हमारी संपत्ति घट जाएगी, वो कहलाएगा पूंजीगत व्यय।
ये नहीं था पूंजीगत व्यय, हाँ, सर। पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति हम लोग देखे, सॉरी, हम लोग पूंजीगत प्राप्ति का मतलब देखे कि आय का वैसा स्रोत जिससे हमारी जवाबदेही बढ़ती है। हम कर्ज ले लिए तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगा कि नहीं, उसको ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा। और यदि हमको पैसे की जरूरत है, हम अपना मकान बेच दिए, अपना फैक्ट्री बेच दिए तो पैसा मिला, लेकिन हमारी संपत्ति क्या हो गया, घट गया। क्लियर है? तो कर्ज सरकार कहां से लेती है? तो आम लोगों से भी लेती है, देश के निवासियों से लेती है। सरकार दूसरे देशों के केंद्रीय बैंक से भी कर्ज ले सकती है, भारत के केंद्रीय बैंक से भी कर्ज ले सकती है। एक बात जानिए आपके मन में, दूसरे बैंक में केंद्रीय बैंक से ले सकते हैं, दूसरे बैंक केंद्रीय बैंक से कर्ज ले सकते हैं। देखिए आप लोग ये सवाल कर सकते थे, अब आप लोगों का एक स्तर, आप लोगों से ये सवाल आना चाहिए था। हमको लग रहा था कि कोई ये सवाल करेंगे, लेकिन आप किए नहीं। सवाल ये था कि आखिर सरकार आम लोगों से कर्ज क्यों लेती है, हम लोगों से सरकार कर्ज क्यों लेती है, ये सवाल हो सकता था कि नहीं। तो सार्वजनिक ऋण के बारे में एक बात आप जानिए कि सरकार का जो राजकोषीय नीति है, उस राजकोषीय नीति के 4 अस्त्र हैं, 4 उपकरण हैं, 4 औजार हैं। राजकोषीय नीति के कितने उपकरण? 4। कौन कौन? तो सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और बजट। राजकोषीय नीति के कितने अस्त्र? 4। कौन कौन? सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और बजट। क्लियर? कौन कौन फिर से बोलिए? सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और बजट। क्लियर? तो सार्वजनिक ऋण जो है वो एक अस्त्र है, किसी देश की इकोनॉमी पर नियंत्रण करने के लिए भी सरकार कर्ज लेती है। जब सरकार कर्ज लेगी तो उससे क्या होगा जी, लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो ट्रांसफर होकर के सरकार के पास चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा? इसको और आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायर हुआ, कोई नौकरी में था कोई आदमी, और उसका रिटायरमेंट हुआ, और रिटायरमेंट में उसको मिल गया 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, कोई आदमी रिटायर किया और उसको 1.5 करोड़ रुपया रिटायरमेंट में मिल गया। अगर 1.5 करोड़ रुपया उसके पैकेट में रहेगा तो खर्च करेगा कि नहीं? पोता के लिए कार ले देगा, नहीं पोती के लिए स्कूटी ले देगा, नहीं खर्च करने लगेगा। तो सरकार क्या करेगी, कहेगी कि ऐसा करो कि 1.5 करोड़ रुपया हमारे पास फिक्स डिपॉजिट करो, किसान विकास खरीद लो, NSC खरीद लो। वो आदमी गया 1.5 करोड़ रुपया का किसान विकास पत्र खरीद लिया, मतलब 9 साल में 1.5 करोड़ को 3 करोड़ करना चाहा। ठीक है, सरकार उसको ब्याज का लालच दी कि तुम अपना पैसा मेरे पास फिक्स डिपॉजिट कर दो। वो आदमी फिक्स डिपॉजिट कर दिया। अब बताइए, वो जो रिटायर किया था उस आदमी का जो परचेजिंग पावर है अब ट्रांसफर होकर सरकार के पास चला गया कि नहीं? अब फिर 9 साल के बाद जब उसको विथ इंटरेस्ट पैसा मिलेगा, उस समय उसका फिर परचेजिंग पावर उसका बढ़ेगा। लेकिन 9 साल के लिए उसका जो परचेजिंग पावर था वो ट्रांसफर होकर के किसके पास चला गया? सरकार के पास। तो सर ये एक तरफ से कर्ज नहीं हुआ ना, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि वो लेगा कि नहीं लेगा। नहीं देखिए, हाँ ये ठीक है कि ऋण भी 2 तरह का हो सकता है, एक ऐच्छिक ऋण हो सकता है, दूसरा जो है सो अनिवार्य ऋण हो सकता है। ठीक है, अनिवार्य ऋण का मतलब है कि हम नौकरी करते हैं और हमारा पैसा PF में कटता है। ठीक है, मतलब हमको हर हाल में PF में पैसा कटवाना ही पड़ेगा, वो अनिवार्य ऋण का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति 1.5 करोड़ रुपया अपना करेगा कि नहीं करेगा ये उसकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन सरकार क्यों लेती, इसका हम लोग रीजन देख रहे थे कि परचेजिंग पावर ट्रांसफर होकर के किसके पास चला जाएगा, ऋण लेगी सरकार। तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए, कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार हम लोगों से सार्वजनिक ऋण लेती है। चलिए, हम लोगों को भटकना नहीं है, हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। कुछ हाँ बोलो। जो सरकार जो लोन लेती है और फिर उसको चुकाती है, तो वो अपना अगर कुछ प्रॉपर्टी बेचती है तो किसको बेचती है?
क्या है सवाल, फिर से करो। सरकार लोन लेती है हाँ। और फिर जब उसको चुकाती है और उसके लिए अगर उसको अपना कोई प्रॉपर्टी बेचना पड़ता है, वो किसको बेचती है? देखिए ऐसा है कि चलिए हम लोगों को थोड़ा सा एकदम फोकस्ड रहना है ना, बहुत ज़्यादा नहीं भटकना है, लेकिन सुन लीजिए। ये सही सवाल था कि सरकार कर्ज ली, ठीक है। आप लोगों से अगर ये सवाल आता तो हमको ज़्यादा खुशी होता। और इसमें ये भी है सुनिए, कि जरूरी थोड़ी कि कर्ज चुकाने के लिए कुछ बेचना ही हाँ बेचना ही पड़े ये जरूरी नहीं है, और अगर ठीक है। बेचना पड़ा तो नहीं वैसा कंडीशन जनरली नहीं आता है। इनकम तो आपको पहले बात को समझ लीजिए कि आप लोगों से अगर ये सवाल आता तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता कि सरकार जब कर्ज लेती है तो उस कर्ज लेने का इकोनॉमी पर इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। सरकार कर्ज ली तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। जैसे सरकार कर्ज तो एक बार ले ली, लेकिन कर्ज को लौटाने के टाइम में वो क्या करती है कि टैक्स लगाती है, ठीक है। जनरली सरकार क्या करेगी कि कर्ज ली और उस पैसा को कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या कहीं अन्य चीजों में वो लगा दी, ठीक है। लेकिन कर्ज लौटाने के टाइम में सरकार क्या करेगी कि टैक्स लगाएगी। एक बात बताइए, बॉन्ड हम खरीदे थे, बॉन्ड सरकार का हम खरीदे थे, लेकिन हमको विथ इंटरेस्ट देने के लिए सरकार क्या कर रही है कि समाज के हर तबके पर टैक्स लगा रही है, ऐसा है कि नहीं। एक बात बताइए कि जब सरकार कर्ज लेगी तो कर्ज सरकार को प्रायः अमीर आदमी देगा कि नहीं देगा? बॉन्ड कौन खरीदेगा? अमीर आदमी खरीदेगा। लेकिन उस बॉन्ड को मतलब सरकार रिटर्न करने के लिए क्या करेगी, ब्याज देने के लिए और मूलधन देने के लिए टैक्स लगाएगी, और टैक्स अमीर गरीब सब पर लगाएगी। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि गरीब आदमी के पैकेट से पैसा निकाल कर सरकार अमीर आदमी के पैकेट में पैसा डाल रही है। कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हाँ, जैसे सरकार ऋण लौटाई, ऋण लौटाने के लिए, ब्याज लौटाने के लिए वो टैक्स लगाई, और फिर टैक्स का पैसा जो बॉन्ड लिया था उस आदमी को दे दी, ठीक है। चलिए हम लोग लौटिए यहाँ, हम लोग ZBB देख लिए, इससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता था वो भी देख लिए। हम एक बार जल्दी से कुछ ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेते हैं जो शून्य आधारित बजट सिस्टम से ही होगा। तैयार हैं आप लोग? बताइए, क्वेश्चन ये है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पहले शून्य आधारित बजट को अपनाया गया? तो राजस्थान सही जवाब है। कब? 1995 सही है। एक क्वेश्चन है कि भारत में शून्य आधारित बजट किस संगठन के द्वारा तैयार किया गया? CSIR का फुल फॉर्म बताना है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सही है। अब देखिए एक बजट दिल्ली में सर्च कीजिएगा इसको। अभी हम लोग एक बजट पर बहुत डिस्कस करेंगे, वो है जेंडर बजट, ठीक। कई बार प्रश्न रहा है, पहले समझिएगा जेंडर बजट क्या है। जेंडर बजट, जेंडर ठीक, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है जेंडर बजट से। जैसे जेंडर बजट से सबसे पहला प्रश्न तो ये रह सकता है कि जेंडर बजट का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? जेंडर बजट क्या है सही में? आइए कुछ कराते हैं। जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला या उसका प्रयोग करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। 1982 में ऑस्ट्रेलिया में जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, पहले हम लोगों को तो ये जान लेना होगा अच्छे से कि जेंडर बजट है क्या, या सरकार को बजट में जेंडर बजट का प्रावधान करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप जानिएगा जेंडर बजट क्या है।
तब आपको ये बात समझ में आएगा कि सरकार को जेंडर बजट बनाना चाहिए या जेंडर बजट नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, बोले जानिए कि जेंडर बजट है क्या। अभी जब आप पढ़िएगा महिला और पुरुष साक्षरता में गैप बहुत अधिक है कि नहीं। आज भी अगर आप देखिए कि पुरुषों के तुलना में लगभग हर फील्ड में महिलाएं पिछड़ रही है कि नहीं। कारण जो भी रहा हो, उन कारणों पर हम लोगों को नहीं जाना है, लेकिन अभी हम लोग शैक्षिक उपलब्धि देखिए, राजनीति में अगर भागीदारी आप देखिए, जितनी महिला सांसद हैं कभी उनका संख्या पता करके देखिए तो मुश्किल से 12% 13% महिला सांसद हैं। नहीं, मतलब हम लोगों की स्थिति पाकिस्तान से भी खराब है। मतलब महिला सांसदों के मामले में हम लोग पाकिस्तान से भी खराब कंडीशन में हैं। पाकिस्तान में महिला सांसदों की संख्या भारत से ज्यादा है, लगभग 20% है वहां। वो आंकड़ा देख लीजिएगा, लेकिन भारत से अधिक है। ठीक है, तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हर फील्ड में महिलाओं की स्थिति खराब है पुरुषों से। भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो भारत में तो स्थिति और भी बदतर है। नहीं, इसलिए यहाँ बजट में ऐसा प्रावधान करने की जरूरत पड़ा कि उस बजट का लाभ विशेष करके महिला तबके को मिले। ठीक है, महिलाओं के उत्थान में उस बजट